अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अयाज़ ख़ान और हमारा आज का मौज़ू बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नौजवानों के मुतल्लिक़ है और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए और ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। सीएसएस, पीएमएस और वन पेपर ये क्या हैं? इनमें फ़र्क क्या है? और बच्चे हर साल लाखों की तादाद में अपीयर तो होते हैं लेकिन बहुत ही कम तादाद उनमें से पास कर पाती है। फेलियर्स की वजूहात क्या हैं? और सक्सेस किस तरह से हासिल की जा सकती है? और फिर सीएसएस, पीएमएस ही क्यों? इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीएसएस, पीएमएस और वन पेपर के मेंटोर और बहुत ही अच्छे टीचर जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, तनवीर रांझा साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू आवर शो। तो रांझा साहब, पहले मुझे ये बताइए कि सीएसएस, पीएमएस और वन पेपर इसमें फ़र्क क्या है? और जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो अगर इनमें से किसी के लिए भी अपने आप को जाना चाह रहे हैं, तो उनके पास क्या काबिलियत, सलाहियत और अहलियत होनी चाहिए कि इनमें से वो चूज़ कर सकें कि उनको किस पेपर के लिए तैयारी करनी चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले यह सब बताना चाहूँगा कि क्योंकि हैं तो तीनों कंपटीशन के एग्ज़ाम ना, हुँ, लेकिन फ़र्क ये आ जाता है कि सीएसएस और पीएमएस जो है ना, वो उनकी डोमेन अलग है और वन पेपर जो है, उसकी डोमेन अलग है। हुँ, क्योंकि सीएसएस और पीएमएस जो है, ये सब्जेक्टिव पेपर्स हैं। क्योंकि इनमें आप देखेंगे तो 12 पेपर होंगे हुँ, और मतलब है कि सब्जेक्ट भी तकरीबन जो है वो इस तरह हो जाता है कि 10 से 11 सब्जेक्ट बनते हैं क्योंकि सीएसएस में 200 नंबर की इंग्लिश आ जाती है हुँ, और उसके साथ-साथ आपकी इस इस्लामिक स्टडी है और पाकिस्तान अफ़ेयर, करंट अफ़ेयर, एवरेज साइंस ये कंपल्सरी 600 नंबर कंपल्सरी होता है हुँ, और 600 नंबर जो है वो आपका ऑप्शनल है। हुँ, उसमें आप 200 नंबर वाले सब्जेक्ट भी रख सकते हैं और 100-100 नंबर वाले भी 6 रख सकते हैं। अगर 3 200 नंबर वाला रखेंगे तो 3 रखेंगे। इसमें और जो पीएमएस है तकरीबन ये सेम है ओके, और इसमें ये भी आप ज़हन में रखिएगा कि पीएमएस जो होता है वो हमारे हर सूबे का अलग है। ओके। सेम पावर या चीज़ें सेम हैं, सीएसपी वाली हैं पीएमएस में यानी कि वो भी गज़टेड जॉब है, ये भी तो गज़टेड जॉब है। पेपर का पैटर्न अलग है आप कह रहे हैं? नहीं, पेपर दोनों के सेम होते हैं, यानी इनका हुँ, ये दोनों एक डोमेन में आते हैं। हुँ, इसमें सिर्फ़ फ़र्क इतना आ जाता है कि क्योंकि जो पीएमएस है ना, उसमें जीके वाला पेपर एक अलग से पेपर है। जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं। जी, जनरल नॉलेज जो है ना, हुँ, उसका वो प्रॉपर 100 नंबर का पेपर होना है। हुँ, सीएसएस में वो 100 नंबर का पेपर एमसीक्यूज़ नहीं होता। उसमें ठीक है। सारे पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, हुँ, सिर्फ़ 20-20 नंबर के ना एमसीक्यूज़ होते हैं। ओके, हर पेपर में इंग्लिश को छोड़ के ना बाकी पेपर्स में 20 नंबर का क्या आएगा? एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ आएगा। हुँ, तो इसमें आप देखिएगा कि ये जो 12 पेपर हैं, इनमें हर सब्जेक्ट का अलग पेपर होना है और इसमें आपकी ना क्रिटिकल एनालिसिस को माँगा जाता है। हुँ, यानी बच्चे की राइटिंग स्किल्स, उसकी नॉलेज, उसका विज़डम, मेंटालिटी वो शो करता है कि वो किस तरह जो है ना कि वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहा है ना। हुँ। तो मतलब है कि ये क्राइटेरिया एनालिसिस वाला पेपर आप कह सकते हैं कि सीएसएस और पीएमएस के लिए। पीएमएस ये ओके, आपके एनालिसिस पे बेस करता है। ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा ना जो ऐसे आता है, ऐसे का मतलब ये नहीं होता कि हमने कोई रट्टी-रटाई चीज़ लिखनी है। हुँ, असल में उनका मेन मकसद होता है कि बच्चा हमें राय दे। जो हमारे मुल्क के अंदर इश्यूज़ चल रहे हैं, उनकी में राय मिले ताकि हम उसको ठीक कर जो सकें। वो राय देता है, अगर जी। एग्ज़ामिनर उसकी राय से एग्री नहीं कर रहा, तो उसके नंबर कट भी सकते जी, हैं? जी, वन पेपर यही तो सीएसएस में मसला है। सीएसएस की जो मेजर तो फिर इश उसको कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ामिनर की क्या उस जी, वक़्त जी, किस तरह से देखना चाहिए? मिसाल मामला अगर वो क्रिटिकली गवर्नमेंट के रोल को या अब किसी भी इदारे के रोल को या उसको अगर क्रिटिकली एग्ज़ामिन करता है, तो जो टीचर उसको देख रहा है, वो उसकी उस काबिलियत को देखेगा या फिर उसकी उस जी, दोनों दोनों चीज़ों को होता है। मैं आपको हुँ, बता देता हूँ ना कि बेसिकली आप देखो ना कि एक अपना ऐसे आ जाता है हुँ, जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ हुँ, कि जेंडर इक्वालिटी जो है ये मिथ है, हुँ, तो मतलब उसने ये दे दिया, मतलब है कि क्वेश्चन मार्क है। हुँ, अब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो इसको मिथ लेके चलता है या इसको रियलिटी लेके चलता है। 2 चीज़ें चेक होती हैं आपकी इंग्लिश, एक्सप्रेशन और आइडिया, हुँ, ठीक है ना? अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपने सैटिस्फाई कर दिया है, मतलब हुँ, जो स्टांस आपने लिया अगर आपने मिथ लिया है तो मिथ को प्रूव कर दिया है, तो हुँ, फिर एग्ज़ामिनर उसको मतलब एक्सेप्ट करेगा चाहे वो उसको नहीं भी पसंद कर रहा ना आइडिया को, लेकिन अगर प्रूव आपने अच्छी तरह किया है तो अब दलाइल के साथ आर्गुमेंटेशन अच्छी है, तो फिर पास हो सकता है बच्चा ना और हुँ, उसकी इंग्लिश भी अच्छी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, ये चीज़ें ना। हुँ, मकसद है कि ये एक आइडिया है मतलब सीएसएस में जो चीज़ें हैं क्योंकि आखिरी हमारा एग्ज़ाम होता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है वो सीएसएस है। हुँ, तो इसमें बच्चों को राय मतलब है कि मुल्की हालात के रेलेवेंट आप देखें ना कि करंट अफेयर में भी ये सवाल आते हैं हुँ, आर्गुमेंटेशन वाले।
ऐसे में भी यही सवाल आते हैं कि हमें ये इशू है, इसका हल क्या है ना, हाउ वी कैन मेक पाकिस्तान एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अब देखो ना कि एक बच्चा है कि रटा रटाया है, एक है कि वो अपनी अंदाज में उसकी जो स्टडी उसने किया उसकी बेस पे एक राय देता है, तो बड़ा इस पे फर्क है। हम आते हैं कि आखिर वो जो आप क्रिटिकल एनालिसिस जी करने के लिए बच्चे के लिए उसकी बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट है, हम उस पे भी आएंगे। मुझे ये बताइए कि ये जो वन पेपर है, जी जी जो कि मुख्तलिफ जॉब्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसकी क्या क्राइटेरिया है, ये कैसे तैयारी की जाती है, और इसमें जो कामयाबी की कुंजी है या फार्मूले जो हैं, जो मैं जी आपसे जी पूछा, वो क्या फार्मूला जी, है मैं ना जिसकी वजह आपको जस्ट वो जो पहले वाला सवाल था ना उसको कनेक्ट कर दूं कि क्योंकि आपको पता चल गया सीएसएसपी में से सब्जेक्टिव एग्जाम है। बिल्कुल ठीक है। वन पेपर जनरल नॉलेज जो है ना ये एक एमसीक्यूज एग्जाम है, ओके, सिंगल पेपर है। ठीक है। क्योंकि वजह यह है कि बहुत ज़्यादा जॉब्स चाहिए होती हैं डिपार्टमेंट को, क्योंकि ना डिपार्टमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे लोग उन्होंने हायर करने होते हैं। हुँ, तो वो सब का सब्जेक्टिव पेपर लेना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब है ना कि वो महंगा हो जाता है सिस्टम। क्योंकि आप देखें सब्जेक्टिव पेपर लेंगे तो वो चेक भी तो किसी बंदे ने करना है, जी। और हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग अप्लाई कर देते हैं। हुँ, इस वजह से एमसीक्यूज़ एक ना सिस्टम मैकेनिज़्म अमेरिकन सिस्टम है ये, जिसकी बेस पे तकरीबन सिलेबस वही है जो सीएसएस वाला है ना। हुँ, 10 तकरीबन सब्जेक्ट होते हैं उसमें, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, एवरेज साइंस, पाकिस्तान अफेयर, इंडियन हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामियात, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, उर्दू, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो बच्चे जो है ना इसकी एक तो फ़ायदा ये होता है कि ये एग्ज़ाम जो है ना हर महीने में 2-2 3-3 जॉब्स के लिए भी आ जाते हैं। ठीक है। क्योंकि सीएसएस पीएमएस साल में 1 दफ़ा होना है, हुँ, वो दोबारा नहीं होना। उसकी सारा साल तैयारी चलती है, साल में 1 दफ़ा वो पेपर होते हैं, उसके बाद फिर अगले साल होना है। हुँ, लेकिन वन पेपर में ये है कि कभी पुलिस वाले डिपार्टमेंट की सीट्स आ जाती हैं, कभी जनाब ये जेल वाले डिपार्टमेंट की, कभी एफआईए की, कभी नैब की, कभी ट्रैफिक की, मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने हायरिंग करनी होती है, तो वो पीपीएससी को या एफपीएससी को मतलब रिक्वेजिशन भेजते हैं कि हमें ये बंदे चाहिए, तो हुँ, वो उनके लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज़ बेस्ड जो पेपर होता है, इसका जो फ़ॉर्मूला है कि इसको पास कैसे करना है, हुँ। उसकी सिंपल सी एक जो है ना की है, जो मैंने सीखा है। क्योंकि सर मैंने खुद इसके ना 21 एग्ज़ाम पास किए हैं, पीपीएससी, आपने एफपीएससी। खुद जी, जी, 21 जो है ना, वो मतलब हर डिपार्टमेंट में तकरीबन रिटन मैंने पास किया। उसकी वजह क्या है, अगर आप देखें तो 10 सब्जेक्ट हैं, तो हर सब्जेक्ट के तकरीबन 10 नंबर जो है ना वो पेपर में आने हैं। हुँ, अगर एक बच्चा है उसके पास मतलब है कि 2 या 3 पोर्शन बहुत अच्छे तैयार हैं, उनमें से 10/10 भी वो ले ले, तो पेपर नहीं पास कर सकता। हुँ, क्योंकि हर पोर्शन को टाइम देना पड़ेगा। हर पोर्शन से अगर वो जो है कि 80% नंबर ले रहा है, यानी 8-8 नंबर भी ले रहा है हर पोर्शन से, तो उसके नंबर बनेंगे 80, हुँ, और 80 नंबर हासिल करने वाला बंदा हर पेपर पास कर सकता है। ओके। क्योंकि हमारा जो रूटीन में मेरिट बनता है ना वो 60 से 70 के दरमियान आता है। कभी-कभी इससे भी नीचे आ जाता है, लेकिन ज़्यादा जो होती हैं वो यहाँ पे रहता है 60 से 70। तो इसको प्रिपरेशन का क्या तरीक़ाकार जी, है? प्रिपरेशन इसकी ये है कि एक तो जो बच्चे जिनका अपना अच्छा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड से मुराद? बैकग्राउंड मतलब है कि जो अच्छी स्कूलिंग वाले बच्चे हैं, हुँ, जिन्होंने इस ज़ेन से पढ़ाई की थी, यानी वो मैट्रिक के बाद ही इस ज़ेन पे आ गए कि हमने जनाब आगे कॉम्पिटिशन की तरफ जाना है। हुँ, तो उन्होंने उस अंदाज में पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी या दूसरी चीज़ें, ठीक है जी, मैप वगैरह भी उन्होंने वहाँ पे पढ़े हैं। वो तो खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। मतलब है ठीक कि है। तैयारी जो है वो जस्ट पास पेपर वगैरह पढ़े, साथ जो बुक्स हैं उनको मतलब स्टडी करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रेलेवेंट हैं, हुँ, तो उनकी तैयारी अच्छी खुद से भी हो सकती है। लेकिन जो बच्चे हैं जो अब उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, यकदम जो है उन्हें लगा कि अभी हमें कॉम्पिटिशन की तरफ जाना है, हुँ, उन्हें फिर एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी, हुँ, ताकि वो उनको गाइड करे हुँ। और उनके टेस्ट वगैरह ले, उनकी चीज़ें मतलब है कि करवाए, ताकि थोड़े टाइम के अंदर वो। आपका सब्जेक्ट जो स्पेशलाइज़ेशन है वो जनरल नॉलेज जी, में जी। है। जनरल नॉलेज की तैयारी करने के लिए कौन-सी किताबों से तैयारी करनी चाहिए? और जो एग्ज़ामिनर है, जो कि एग्ज़ाम ले रहा होता है, अ, वो किस चीज़ को सामने रख के एग्ज़ाम लेते हैं? तो पहले तैयारी का बताइए, फिर एग्ज़ामिनर का बताइए। जी, अब ये देखिएगा ना कि जो जनरल नॉलेज है ना इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है ये ना, कोई कुछ भी भी, कहीं से भी कुछ सवाल पूछ भी सकता पूछ है। सकता है। आप हुँ, देखें ना कि
आम सी पर्सनैलिटी से लेके पहले जो पेपर्स आते थे उनमें अगर आप देखें तो वो बड़े बड़े नाम जो है ना उनके बारे में पूछता था, नेशनल और इंटरनेशनल। अब क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो ऐसे बिल्कुल सिंपल सिंपल लोगों का भी पूछ लेता है जो आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़े होते ना। तो मकसद है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब वो किसी फील्ड से भी पूछ सकता है। किसी फील्ड से भी पूछ सकता है। जनरल नॉलेज का मतलब ही जनरल नॉलेज है, समझ आ गई जी। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि इस दफा पाकिस्तान में कौन सी फिल्म हिट हुई। जी जी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है रिलीज कब हुई थी। अच्छा, ठीक है ना जी। ठीक है। मतलब है कि आम सी पर्सनैलिटीज कोई फौत हो गया उसका पूछ सकता है किस डेट को फौत हुई थी, समझ आ गई। उसकी कोई मतलब ये नहीं चैलेंज कर सकता कि ये सवाल क्यों डाला ना। लेकिन इसका जो तरीकाकार है तैयारी का वो ये होता है कि तकरीबन 75 to 80% हमारी ना डोमेन होती है कि मतलब आप देखो ना पाकिस्तान अफेयर है तो कुछ लोग करते हैं एमसीक्यूज तैयारी, वो कुछ किताबों से सवाल आगे पीछे तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो मैं करवाता हूँ तैयारी ना, मेरा तरीकाकार ये होता है कि हम 3300 BC से शुरू होते हैं, इंडस सिविलाइजेशन से। इंडस से फिर आर्यन सिविलाइजेशन, फिर अलेक्जेंडर, फिर मौर्य डायनेस्टी, वर्धाना डायनेस्टी, सांगा डायनेस्टी, ये मतलब सारी डायनेस्टीज के बाद मोहम्मद बिन कासम, फिर महमूद ऑफ गजना, फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक यानी स्लेव पूरी हिस्ट्री को आप ऐसे कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। कि कोशिश करते हैं कि एक तो बच्चे का विजन ब्रॉड हो, क्योंकि अब देखें ना कि एमसीक्यूज है, लोग क्या करते हैं एक सवाल पास पेपर में पढ़ा है ना, एक सवाल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है तो दूसरा जनाब अकबर के बारे में है, तीसरा जनाब कायदे आजम के बारे में, तो चौथा जनाब वो आ जाता है नया यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद के बारे में ना। तो उससे तैयारी बच्चा कंफ्यूज होता है। लेकिन अगर एक सीक्वेंस वाइज उसे इवेंट सारे करवाए जाएं तो क्या हो जाएगा, 80% जो है ना चीजें वो उसकी ग्रिप में आ जाएंगी। जैसे अभी आप देखें ना कि मैप्स हैं, अगर बच्चा याद करता है रिवर्स, पूरी दुनिया के रिवर उसने याद करने हैं, तो अगर वो एमसीक्यूज करेगा तो कोई रिवर एशिया का याद कर लेगा, कोई अफ्रीका का कर लेगा, कोई नॉर्थ अमेरिका का, कोई साउथ अमेरिका का। लेकिन अगर वो मैप पे पढ़े तो उसका फायदा क्या होगा जी, कि वो एशिया के सारे रिवर जो हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो जियोग्राफिकल मैप्स हैं और जो पॉलिटिकल मैप्स जी हैं जी उसको उनको स्टडी करना सर, चाहिए। उसका फायदा ये हो जाता है ना, अब देखिए पॉलिटिकल मैप को ना मैं अपने हिसाब से कहता हूँ कि ये पूरे जनरल नॉलेज की ना माँ है। उसकी वजह यह है कि जब पूरी दुनिया में जो इंफॉर्मेशन है वो किसी ना किसी मुल्क के बारे में होगी ना, यानी कि कोई मुल्क होगा, फिर उसमें कोई पर्सनैलिटी होगी, कोई हिस्टोरिकल प्लेस होगी, तो पहले हमें उस मुल्क का पता होगा तो फिर ही अगला स्टेप होगा ना जी। तो ये वजह है कि पहले पॉलिटिकल मैप उसको अच्छी तरह पूरी दुनिया की चीज़ें आए, कंट्रीज कैपिटल वगैरह लोकेशन आए, फिर आप देखिएगा उस कंट्री के रेलिवेंट जब वो ज्योग्राफिकल फीचर पड़ेगा तो उसको आसान हो जाएगा जी। फिर उसी कंट्री की वो हिस्ट्री पढ़ेगा, उसकी पर्सनैलिटीज़ पढ़ेगा, वो मुल्क आज़ाद कब हुआ था, सारे मामला। अब होता उससे फ़ायदा क्या होगा जी। अब एक बंदा है ना, आप खुद फील कीजिएगा कि एक आप अखबार में ख़बर पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि कैलिफोर्निया के अंदर एक जहाज़ जो है ना वो गिर के ना क्रैश हो गया, तबाह हो गया, 200 बंदे मर गए। ठीक है। और आपका जो अपना शहर है, अगर वहाँ पे दूसरी खबर आती है कि एक बंदा साइकिल से गिर के ज़ख्मी हो गया, जी हाँ, आप मुझे बताएं आपके लिए खबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है जी? वही जहाज वाली होगी, जहाज वाली आपकी नज़र में। लेकिन मेरे नज़र में ये है कि आपको ज़्यादा फिक्र होगी कि यार मेरे शहर में या मेरे मोहल्ले में ये बंदा हुआ कौन, जैसे आपको अपने शहर की खबर आती है या कोई अपने इलाके की, तो आप जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि अब मेरा मंडी बहाउद्दीन शहर है, मुझे मंडी बहाउद्दीन और मेरे अपने गांव की कोई खबर आएगी तो मैं सारी खबरें छोड़ के क्या आप करूंगा। प्रॉक्सिमिटी की बात करें लेकिन इंटेंसिटी की भी तो बात होती है ना। एक आदमी साइकिल से गिर के जख्मी हो रहा है तो ये एक आम सा नहीं एक मैं इवेंट आपको है। समझाने की जो बात कर रहा हूँ, मामला ये होता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो, जी जी, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा अट्रैक्ट वो करेगी। बिल्कुल क्योंकि ऐसा एक बंदा कैलिफोर्निया को जानता ही नहीं है, है। एक बंदा कैलिफोर्निया को जानता ही नहीं है तो वो उसको तो खबर वही ज्यादा अट्रैक्ट करेगी ना। बिल्कुल तो ऐसे ही है। स्टूडेंट आप देखिएगा कि स्टूडेंट ये होता है कि जिस बच्चे ने मैप पढ़ा होगा, मैप वो अखबार पे या टीवी पे खबर चल रही है उस मुल्क के रेलिवेंट जिसके बारे में उसको नॉलेज है या उस हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, वो अट्रैक्ट होगा का नहीं? एग्जैक्टली होगा ना जी। बिल्कुल तो ऐसे। मकसद है चलते फिरते जनरल नॉलेज तैयार होगा अच्छा, जब मतलब है आप। कि आप कहते हैं कि स्टार्ट जो है वो मैप से करना जी चाहिए। जी बेस्ट तो चीज। हमें तो अब मैं अब तो देखता हूँ कि बच्चों को स्कूलों में अब छठी 7वीं क्लास में भी अब जियोग्राफी पढ़ाई जा रही है।
तो उनके तो मैप पहले से तैयार होते हैं। क्या आप समझते हैं कि जो बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं, उनका जो लेवल होता है ख़ास तौर पे आप ज्योग्राफ़ी के हवाले से कैसा होता है? कितने प्रिपेयर्ड होते हैं वो? जी, मैं सर आपको बता दूँ जो रियलिटी है ना, हुँ, वो रियलिटी ये है कि जितने भी हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, जस्ट ना वो बिल्डिंग को अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना जी, बिल्डिंग्स आ गई, चीज़ें आ गई, नया-नया सिलेबस आ गया। वो शो ऑफ है सारा, बच्चों में कुछ नहीं आता। मैंने सर यहाँ पे इवन यकीन कीजिएगा कि बड़े-बड़ी मिसाल है यानी कि एमफिल, पीएचडी वाले बच्चे भी मेरे पास पढ़ने आए हैं। हुँ, सिंपल जो मैप की अलफ़ बे है ना जी, वो भी नहीं आती होती। ओके। एटलस हम लगवाते हैं ऑक्सफोर्ड का जो कि प्राइवेट स्कूल जो है ना छोटे बच्चों को लगाते हैं। बच्चों के नाम ऊपर लिखे होते हैं, हुँ, लेकिन उस मैप के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी होती कि जो उन्होंने किसी बच्चे को पढ़ाई हो ना। ओके। मतलब अगर पढ़ाई है तो उसके ऊपर कोई अंडरलाइन हुआ हो मैप, क्योंकि हम सेकंड हैंड मैप मैं बच्चों को कहता हूँ कि नया ना लें, सेकंड हैंड आप लें ताकि पैसे आपके बच जाएँगे। हुँ, तो वो उसके ऊपर कुछ नहीं होता और जो बच्चे हमारे पास आते हैं उन्हें इवन ये भी नहीं पता होता लैटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इक्वेटोरियल लाइन क्या है, जीएमटी क्या है, हुँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, समझ लें कि बिल्कुल ज़ीरो होता है। उन्हें आज तक मुझे तकरीबन अब 2013 से मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे आज तक कोई बच्चा नहीं मिला जिसको यही पता हो कि ये लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड का पर्पस क्या है जो ना। इस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं और वो सीएसएस, पीएमएस के एग्ज़ाम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके बैकग्राउंड की वजह से वो फेलियर जी, हो सीएसएस जाते और हैं? पीएमएस का फ़र्क ये आ जाता है, आप देखिएगा जिस जो बच्चे ना अच्छी स्कूलिंग वाले हैं, हुँ, जैसे आप देखो ना जीसी में एक ट्रेंड है, हुँ, जीसी के जो प्रोफ़ेसर होते हैं ना, ये मतलब ये बच्चों को ग्रूम करते हैं, उन्हें पता है कि इन्होंने कॉम्पिटिशन करना है। ओके। तो उनकी जीसी हो गया, एफसी हो गया, एचईसन हो गया या जो बच्चे बाहर जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्योंकि सीएसएस और पीएमएस में ना जिस बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, हुँ, उसको बहुत बड़ा एज है। क्योंकि जिसकी इंग्लिश अच्छी है, उसकी रीडिंग भी फ़ास्ट होगी क्योंकि हुँ, हमारा बच्चा है आम बच्चे आपको पता है अखबार भी नहीं पढ़ हुँ, सकते ना, हुँ, क्योंकि बच्चे अखबार लेते ज़रूर हैं क्योंकि ये एक सिंबल है कि हम सीएसएस कर रहे हैं ना, हुँ, लेकिन उनको पढ़ना, उसको समझना, उनकी वोकैब्युलरी वो बहुत मतलब वीक होती है। वो जस्ट सिंबल के तौर पे तो पढ़ते हैं, लेकिन वो जो एक चीज़ होती है ना ग्रिप करना या उसको रिप्रोड्यूस करना, हुँ। वो आम जो स्कूलों के बच्चे हैं आप देखो ना लोकल एरिया के जो कॉलेज हैं, वहाँ पे टीचर्स को भी नहीं पता, अभी तक नहीं पता कि कॉम्पिटिशन क्या है। कंपटीशन के अलावा मुझे सिर्फ़ ये बताइएगा कि ये जो आपका जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है, इसको प्रिपरेशन के लिए जो रोज़मर्रा की उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स की, उसमें उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए कि उनकी जो ग्रिप है जनरल नॉलेज पे वो बेहतर हो सके? जी, सबसे तो चीज़ जो मेरे मानने में है ना कि बच्चे जो है ना इनकी जो रीडिंग है ना, रीडिंग बहुत कम होती है और बच्चे सिर्फ़ जो हमारे पास आते हैं ना, वो टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं। वो हुँ, कहते हैं कि ये लफ़्ज़ पेपर में आना है तो मैंने ये पढ़ना है। हुँ, मैं उनको कहता हूँ कि आप नॉलेज बेस्ड चीज़ें करें। आपका ना विज़न ब्रॉड होगा तो चीज़ें ऑटोमैटिक आपकी ग्रिप में आएँगी। हुँ, लेकिन बच्चा वो करना नहीं चाहता। बच्चा पढ़ाते हुए भी पूछता है कि ये लफ़्ज़ जो है वो पेपर में आएगा तो ठीक है, इसको याद कर लेते हैं वरना नहीं। ये सबसे मेन चीज़ है कि बच्चा जब आए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ना कि मैं जब मैट्रिक में था ना, तो मैंने हिस्ट्री का मुझे इंटरेस्ट था। हुँ, तो नसीम हिजाज़ी आपको पता है मतलब नॉवेलिस्ट हैं बहुत बड़े उनके, तो वो हिस्ट्री के सारे लिखते हैं। तो मैं मैट्रिक में तकरीबन सारे नावल जो है ना उनके पढ़ चुका था। मतलब एक-एक चीज़ लेकिन नसीम हिजाज़ी साहब वो हिस्ट्री से ज़्यादा तो फ़िक्शन लिखते थे। लिखते फ़िक्शन है, लेकिन इंटरेस्ट बिल्ड होता है ना कि वो हुँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी पे लिख रहे हैं, ठीक है ना जी? हाँ, वो जनाब महमूद ऑफ लेकिन गज़ना सुनाते पे तो लिख रहे कहानियाँ ही हैं। थे ना बीच में, हाँ। होती कहानी थी, हुँ, लेकिन बच्चे का एक उस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट इमेज पैदा तो हो जाता है। डेवलप हो गया ना कि यार महमूद ऑफ गज़ना कैसा था हुँ, या टीपू सुल्तान कैसा था जी। हुँ, उसके रेलेवेंट जब वो बाद में किसी दूसरी बुक को पढ़ेगा तो उसका इंटरेस्ट हुँ, डेवलप होगा। अब आपको पता है जितनी अब सोशल मीडिया आ गया है या चीज़ें हो गई हैं, एग्ज़ैक्टली। बच्चे अब बुक से दूर होते जा रहे हैं। हुँ। बुक्स जैसे आप बता रहे थे कि आप प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक चीज़ें सारी आप पढ़ाते हैं, तो उसके लिए कोई बुक्स आप उनको रिकमेंड करते हैं बच्चों को? जी सर, बुक नहीं रिकमेंड करते, मेरा ना लेक्चर मेथड है। हुँ, हम लेक्चर देते हैं, कोई किताब नहीं है, बच्चे को कुछ भी मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ सिर्फ़ एक कॉपी और एक पेंसिल आपने लेके आ जानी है। हुँ,
हम खुद ड्रा करते जाते हैं, क्रिएट करते जाते हैं चीज़ें ना कि यार यहाँ से शुरू हुई है, यानी इंडस सिविलाइजेशन वाले लोग कौन थे, उनका रहना सहना कैसा था, उनको कौन सी एज बोलते हैं, फिर आर्यन कैसे आए, फिर आर्यन से अलेक्जेंडर कैसे आया, वो एक एक चीज़ मैप के साथ साथ कंसेप्ट बना के वो बच्चा इस लेवल पे आ जाता है कि अगर वो सही इंटरैक्टिव स्टडी जी होती जी है। उसको एक एक इवेंट ऐसे लगता है जैसे फिल्म चल रही है ना, मूवी की तरह कि एक एक इवेंट जाता है तो दूसरा नया इवेंट आ जाता है, मतलब ऐसे करेक्टर हम बनाते जाते हैं और वो चीज़ें होती जाती हैं। स्टोरी तो टेलिंग की तरह। जी, जी, वो हम मतलब 3300 बीसी से शुरू करेंगे तो 2025 तक लेके आएँगे। ओके। एक-एक इवेंट, एक-एक यानी कि 1947 के से जो आगे मामलात हैं, पार्टीशन किस तरह हुई थी और कौन-कौन से जनाब टेरिटोरियल इनजस्टिस हुए थे हमारे साथ, या पाकिस्तान कैसे ग्रो किया, वो एक-एक इवेंट, एक-एक चीज़ हम उनको करवाते हैं। तो आप भी, लेकिन आपको भी तो पढ़ना तो पड़ता जी होगा। सर, मुख्तलिफ सोर्स हैं, ठीक है ना जी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मेरा शुरू से इंटरेस्ट मेरा सीएसएस में भी जो है ना वो ये इस्लामिक हिस्ट्री और जो है कि मतलब पाकिस्तान अफेयर इस इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था। तो मुख्तलिफ राइटर्स को पढ़ा है, यानी कि के अली को पढ़ा है, बीवी राव को पढ़ा है, ईश्वरी प्रसाद को पढ़ा है, मतलब जैसे-जैसे मतलब है कि चीज़ें जो अच्छी लगती है आज भी पढ़ते हैं। मतलब अभी भी मैं जाता हूँ संडे वाले दिन, जो ओल्ड किताब हूँ मैं, यानी कि वो माल रोड पे, वहाँ से नई-नई किताबें, नई-नई चीज़ें लाता रहता हूँ। लेकिन मकसद है एक स्टूडेंट को हम एक बना के चीज़ देते हैं स्टोरी पूरी ना, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट को आप किताब तो रिकमेंड कर दें, पढ़नी उसने नहीं है, क्योंकि इस तरह का मामला है। मुझे एक बात बताइए कि सीएसएस का एग्ज़ाम जो होता है, जी, जी। इसमें सिफ़ारिश चलती है? सर आप ये देखिएगा, ये ना लोगों ने ना एक मिथ है, सीएसएस हो, पीएमएस हो, वन पेपर हो, ठीक है ना, पाकिस्तान में अगर कोई मामला बेहतर है ना जी, तो ये इन्हीं एग्ज़ाम में है। क्योंकि आप देखिएगा, एक तो मामला ये है कि गरीब लोग जो है ना, आम लोगों के बच्चे वो कंपटीशन में आते हैं, क्योंकि उनको और कोई तरीका नहीं है अपनी आइडेंटिटी बनाने का ना, सिर्फ एक ये वाहिद रास्ता होता है जिससे वो अपनी एक पहचान नहीं, वो बना डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, अब तो और भी फील्ड है। इन्हीं तो फील्ड्स हैं। ये आपने अब एक बात की, ख़ास क्लास की बात की है, तो ये बिज़नेसमैन का बच्चा, ये अमीरों के बच्चे क्यों नहीं सीएसएस में आते? सर आप ये देखिएगा कि ये कोई आसान काम नहीं है। हुँ, सीएसएस, पीएमएस आप देखें ना, एक बच्चा है वो पूरा साल बैठ के पढ़ता है, 12-12, 14-14 घंटे, ठीक है। ठीक है ना? उसके बाद भी वो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो पास हो जाए। जो रिटन की हद तक है ना, रिटन की हद तक बिल्कुल फेयर चीज़ होती है। ठीक है। क्योंकि वन पेपर में तो हो ही नहीं सकती ना सिफ़ारिश, क्योंकि वन पेपर का पेपर तो मशीन ने चेक करना है। उसमें तो वो मशीन के अंदर रखेंगे, कंप्यूटर के अंदर वो चेक करके उसके नंबर एलोकेट कर देगा। हुँ, जो सब्जेक्टिव पेपर हैं, वहाँ पे भी आप देखो ना कि बहुत मुश्किल होता है कि पता कहाँ चले कि किस बंदे के पास मेरा पेपर गया है। हुँ, क्योंकि उसके नंबर तो उड़ा दिए जाते हैं और सिंपल पेपर जो है वो मुख्तलिफ टीचर्स के पास भेजा जाता है। तो अक्सर जो जनरल रूटीन है उसमें पता भी चलता है, जो रिज़ल्ट आता है वो आम गरीब लोगों के बच्चे एलोकेट होते हैं। हुँ, अमीर इस वजह से सर नहीं कर सकते क्योंकि मामला ये है कि इतनी मेहनत कौन करे? ठीक है। उनको वैसे ही स्टेटस बहुत जो एलीट क्लास है उनके पास आप देखें ना कि उनके पास स्टेटस भी है, हुँ, पावर भी है, पैसा भी है। तो उनको लगता है यार ये चीज़ हमारे करने की नहीं है। हुँ, समझ आ गई जी? क्योंकि एक आम बंदा है ना, बच्चा जो है, आप देखिएगा कि एक बच्चे को, अगर गाँव का बच्चा है, उसको घर वालों को कहता है मैंने बिज़नेस करना है, मुझे पैसे दें, वो नहीं देंगे। वो हुँ। कहते हैं तू कोई कॉम्पिटिशन कर ले, तू पढ़ ले, हम उस पे पैसे लगा देते हैं। तो जो आम बच्चा है वो उसको फिर लगता है कि यार ये एक सोर्स है जिससे मैं अपनी पहचान बना सकता हूँ इसका ना। मतलब ये है कि जो ये एग्ज़ाम्स हैं, पीएमएस और जी, जी। सीएसएस ख़ास तौर पे, इसमें ख़ास क्लास है जिसकी रेशो ज़्यादा है। जी, जी, मिडल क्लास। और फिर जब इस तरह के बच्चे या इस तरह के लोग आते हैं, जी, जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है, तो फिर तो उनके एक्सप्लॉइट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से होते हैं। हुँ, आप खुद देखें ना, एक गरीब फैमिली का बच्चा सीएसपी हो गया है। हुँ, जब वो सीएसपी होता है, वो आम बंदा था। हुँ। जब उसकी ट्रेनिंग हुई है एकेडमी के अंदर, उसको बताया गया कि अब तुम आम नहीं हो, अफ़सर अब तुम बनना है। ख़ास हो गए हो। ठीक है। अब वो उस तरह का बिहेवियर लेके आता है। हुँ, जब बिहेवियर उस तरह का लेके आएगा, तो फिर उसको उस तरह की एक्सेसरीज़ भी तो चाहिए ना। उसको हुँ, घर चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, हुँ, पैसे मामलात, क्योंकि आप देखें अगर तनख्वाह के ऊपर वो रहेगा, हुँ, तो बहुत मुश्किल है कि वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि उसको अपने
जो क्लास है उसको भी मेंटेन रखना है। तो यही तो प्रॉब्लम आता है यहाँ पे कि आम बंदे जो आते हैं उनको, जब जो अमीर लोग हैं लीड क्लास वाले, वो फिर उनको गिफ्ट करते हैं। ओके। जब वो गिफ्ट करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो गिफ्ट का फिर रिवार्ड भी चाहेंगे कि नहीं हाँ। चाहेंगे। समझ तो आई गिफ्ट बात? की नोयत क्या-क्या हो सकती है वो वैसे? कुछ भी है, उसमें घर भी हो जाते हैं, उसमें गाड़ियाँ भी हो जाती हैं, उसमें और भी कुछ जो वो चाहते हैं, क्योंकि अमीर बंदे के रिश्ते पास। वगैरह भी आते हैं फिर जी, इस जी, तरह से? रिश्ते भी आते हैं। जैसे ही सीएसपीज़ जो हैं वो एलोकेट होते हैं आम घरों के बच्चे, हुँ, तो कितने मैं दोस्तों को जानता हूँ कि उनकी शादियाँ बड़े-बड़े अमीर घरों के अंदर हो गई हैं। क्योंकि हुँ, उसकी वजह ये होती है कि अमीर लोग कहते हैं कि चलो रिश्ता भी हो गया, अब काम भी होता रहेगा जी। हुँ, क्योंकि अपना तो उनका बच्चा उस पोज़ीशन में नहीं था कि वो इतनी मेहनत करके या इतना टाइम लगा के वो हुँ। कर सके ना। लेकिन इसका मतलब ये है कि एक बच्चा जो मेहनत करके, बल्कि अगर पूरी तादाद भी देखी जाए, तो जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, तो वो इसलिए नहीं आते बकौल आपके कि वो इनसे वैसे ही फ़ायदा ले लेते हैं। जी, फ़ायदा भी ले लेते हैं। दूसरा सर एक होती है चाहत, क्योंकि हुँ, कंपटीशन जो है ना ये एक मजबूरी का नाम नहीं है। ये जो बच्चा पूरे माइंडसेट के साथ आया ना कि मैंने अब अपना एक स्टेटस बनाना है, हुँ। वो ही उस लगन से मेहनत नहीं, वो करेगा। चले माइंडसेट तो अपनी जगह पे है, कुछ बैकग्राउंड की बात भी आप कर रहे थे। लाखों लोग सीएसएस में बैठते हैं, बहुत ही कम तादाद उनमें से इलेक्ट हो पाते, ये उसमें से सिलेक्शन उनकी जी, हो जी। जाती है। तो ये जो बहुत कम तादाद है, उसके बाद जो बच जाते हैं, उनका क्या बनता है फिर? अगर जनरल सेंस में देखा जाए तो इसने बेरोज़गारी को बहुत बढ़ाया है, कॉम्पिटिशन है। कंपटीशन ने। उसकी हुँ, वजह पता है क्या होती है? अब देखो ना कि लाखों बच्चे इस उम्मीद से एंटर होते हैं कि मैं सीएसपी बन जाऊँगा, पीएमएस ऑफिसर हुँ, बनूँगा, फलाँ जॉब हो जाएगी। अब जॉब्स कितनी है पूरे पाकिस्तान में, अगर आप देखें तो सीएसएस की सीट्स अगर बहुत ज़्यादा भी तो 300 सीट साल में वो हुँ, होती है। हुँ, उसको सारे सूबों पे डिवाइड कर दें, तो उसके बाद कोई समझ लें कि 160-70 बच्चा जो है वो पंजाब के पास आ जाता है। हुँ, अब पंजाब की आबादी कितनी है? हुँ, और उस आबादी में से वो 160-70 बच्चे एलोकेट हुए, हुँ, तो बाकी तो रह गए। हुँ, तो जो रह जाता है 3 अटेम्प्ट्स, अगर आप देखें 30 साल की उम्र तक बच्चा जो है ना वो इस उम्मीद पे रहता है कि चलो यार एक अटेम्प्ट में नहीं हुई तो दूसरी, दूसरी तो तीसरी। हुँ, तीसरी के बाद वो बच्चा जो है वो एक समझ लें कि बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गया ना, हुँ, उसको तो अब फिर 4-5 साल चाहिए किसी और जगह एडजस्ट होने के लिए। ओके। तो उस वजह से इस तरह के कितने दोस्त हैं कि जो मतलब है कि कंपटीशन में रहे लेकिन वो नहीं कर सके और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुँ, अब देखो ना, एक बच्चा है, एक वकील है। हुँ, मैं सिंपल आपको अपनी बात भी अगर बताऊँ तो मामला ये था कि 2008 में मेरा लॉ कंप्लीट हुआ है। ठीक है। जब यंग बच्चा होता है तो अदालतों में मार खा लेता है। सीनियर की मतलब है कि गालियाँ भी सुन लेता है। हुँ, ऐसा होता है ना जी। हुँ, क्योंकि वो सीनियर है, उसे पता है यार मेरा सीनियर है और मुझे, और वो 2-4 साल 5 साल मार खाएगा, उसके बाद वो काफ़ी कुछ सीख लेगा। अब हमने क्या किया, हम 2008 के बाद हम इस कॉम्पिटिशन में आ गए। ठीक है। अब जब कंपटीशन 2013 में अटेम्प्ट दे दी तो उसके बाद अब इतने उम्र हो चुकी थी, अब लगता था कि यार ला अब जाएँगे प्रैक्टिस करने तो हुँ, बड़े मसाइल हैं, अब वो गाली भी नहीं सुन सकते, हुँ, सीनियर भी हो चुके हैं। तो मामलात यही होते हैं कि वो बच्चा जो है ना जो डॉक्टरी वाले पेशे में था, उसने डिग्री ली और इधर आ गया, अब फिर उसको वापस सारा वो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई इंजीनियर था तो वो इस तरफ आया, या सिंपल जिसका मास्टर था या ग्रेजुएशन था। तो मामला है कि सारे लोग एलोकेट नहीं होंगे तो उससे नुकसान भी है। जो हो गया वो तो समझ लें कि उसकी ज़िंदगी की एक मकसद मिल गया ना। जो हुँ, नहीं हुआ तो उनके लिए बहुत मसाइल हैं, फिर लोग बाहर जाते हैं या फिर अपना कोई छोटा-मोटा बिज़नेस करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी टफ़ हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि कंपटीशन पहले 28 साल एज थी, हुँ, अब इन्होंने सीएसएस की और पीएमएस की 30 साल कर दी। अभी एक रिक्वेजिशन आई है कि 35 साल करें। हुँ, तो मैंने उसपे एक वीडियो बनाई थी कि मैंने कहा मुल्क को ना मज़ीद बेरोज़गार करने का ना तरीका है कि 35 साल तक बच्चा बैठा रहे। हुँ, हमारे मुल्क की एज कितनी है? 45 से 50 साल, एवरेज एज जो हुँ। हमारे मुल्क की है ना 45 से 50 साल की है। अगर 35 साल तक कंपटीशन करना है और कितने के सालों के लिए करना है? 15 साल के लिए 35 साल आपने ज़ाया तो कर इसका दिए। अच्छा है, इसका मतलब है पूरी कौम को कॉम्पिटिशन में लगा रहे हैं, पूरी जो नौजवान नस्ल है वो किसी काम तो लगी रहे ना, सर ये वही वो कह रहे यही हैं। तो मसला है ना कि हुँ। बच्चे लग गए हैं, लेकिन अब लोगों का ट्रेंड मुझे चेंज सिर्फ़ हो आप रहा ये बताइए कि ये जो अकेडमीज़ खुली हुई है। हैं, जी, जी। आप लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, ये अकेडमीज़ भी फेलियर का सबब हैं, आप क्या कहते हैं? जी, बिल्कुल इनका भी रोल है जी। अब देखो ना ज़्यादा जो बड़ी अकेडमीज़ हैं, हुँ, उनका मैं बताना चाहता हूँ कि लोग जो है ना वो इसको ना एक एज़ ए बिज़नेस लेते हैं।
उन्हें इससे गरज नहीं है कि उनका बच्चा पास हो रहा है या फेल हो रहा है। उन्होंने एक टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। जितनी भी एकेडमीज आप ना पता कर लीजिएगा, सीएसएस का ना 4 से 4.5 माह का वो कोर्स देते हैं। ठीक है। उसमें ऊपर नीचे क्लासेस हो रही हैं। हम्म। आप देखिए ना, 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, तो 3-3 4-4 लेक्चर इकट्ठे वो देते हैं। समझ आ गई? अब आप देखें कि अगर 6 घंटे आप लगातार, और उसमें कोई गैप नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की ब्रेक हो तो वो, ठीक है ना जी, वो लेक्चर चल रहे हैं। मैं खुद पढ़ाता रहा हूँ। ठीक है। उनकी प्रॉब्लम ये आ जाता है कि बच्चा वो नोट्स तो चीज़ें तो कर रहा है, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा कि उसको वो रिवाइज़ कर सके या उसको अब्जॉर्ब कर सके। ऑब्ज़र्व कर सके। आप तो दिए जा ये रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको थोड़ा सा हम मज़ीद इसको करते हैं कि एक दिन में आप कह रहे हैं कि 3-3 4-4 सब्जेक्ट लगातार वो उसको पढ़ाए जा रहे हैं, और वो बच्चा एक के बाद दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर, अगले दिन भी वही रूटीन, पूरे वीक में उसकी यही रूटीन चल रही जी, है। जी, जी। तो फिर वो कैसे इसको कवर कर पाएगा? और दूसरी ये है कि अगर ये सारा सिलसिला चल रहा है, आपके पास क्या फ़ॉर्मूला है? क्या एक दिन में सिर्फ़ एक सब्जेक्ट पढ़ा जाए? जी, मैं बताता हूँ ना। हुँ। मामला ये है ना कि अब बच्चा जो आया है हमारे पास, एक बच्चा होता है जिसने ऑलरेडी, जिसका कुछ बैकग्राउंड है चीज़ों का। जिसको कुछ आइडिया है, हाँ। वो तो चीज़ों को चलो ऑब्ज़र्व कर लेगा, समझ लेगा। एक हुँ। बच्चा बिल्कुल ले है, मतलब कि उसको इन चीज़ों का नॉलेज ही नहीं था, लेमैन है बिल्कुल ना, मतलब इस कॉम्पिटिशन का नहीं पता। वो फीस तो दे दी, अकेडमी अब क्या कर रही है, अकेडमी ने लेक्चर फिक्स किए हुए हैं हुँ। कि इंग्लिश के इतने लेक्चर हैं, फलां के इतने लेक्चर हैं, उन्होंने वो लेक्चर करवाने हैं। मैंने देखा है ना, लोगों ने वो व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है, जी हाँ। उसके ऊपर लिख दिया है कि जी साइकोलॉजी के इतने लेक्चर हो गए हैं, इतने उन्होंने लिख दिया है। और जैसे ही सेशन खत्म होना है, उन्होंने बच्चा जी ठीक है आप जा सकते हैं। अब उन्होंने ये नहीं चेक किया कि हमारे 4.5 महीने के सेशन में इस बच्चे को क्या कुछ मिला या हुँ। नहीं मिला। ठीक है। देखना तो चाहिए ना जी कि बिल्कुल। 4 महीने लगाए हमने, इस बच्चे में कोई तब्दीली आई। क्योंकि आप देखें ना, एजुकेशन का मतलब होता है टू चेंज इन बिहेवियर। बच्चों को ये लग रहा है क्लासें ले रहे हैं तो शायद वो पास जी, हो रहे हैं। उसमें वो मामला, पास हो जाएँगे। उसका मामला ये होता है, बच्चों को ना माहौल दिया। बड़ी अकेडमीज़ ने ना ऐसे-ऐसे कैफेटेरियाज़ बना दिए हैं, ऐसा-ऐसा माहौल तो बना वो तो दिया है। अच्छी बात है ना, चलें, नहीं, उसमें नहीं, तो बुरी अच्छी बात नहीं है, नहीं। उसका नुकसान है ना। हुँ। एक आम बच्चा आया ना गाँव से, हाँ। उसको माहौल ऐसा दिया है, उसमें को एजुकेशन है, उसको लगता है भाई मैं 4 महीने बाद सीएसपी हो जाऊँगा। ठीक है। और फीसें अच्छी ले ली, घर वालों को भी लगा यार 1.5 लाख रुपया दे दिया। सिंपल लोग थे, देहाती लोग थे, पैसे दे के जमा करवा के बच्चा उधर दाखिल करवा के चले गए। हुँ। उन्हें लगता है 4 महीने बाद इस अकेडमी ने सीएसपी बना देना है। ठीक है। और वो बच्चा भी इस खुशी में कैफेटेरिया पे बैठ के जनाब गप्पे लगा रहा होता है कि जनाब हो गया जी काम अपना। हुँ। लेकिन मामला ये आ रहा है कि बच्चे में तब्दीली क्या है। मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतर है आप इंडिविजुअल कोचिंग लें। हुँ। इंडिविजुअल कोचिंग का मतलब है कि अगर एक बच्चे को आप जिस तरह आप आईआर पढ़ाते हैं, हुँ। तो एक बच्चा जो है उसको पता है कि इयाज साहब बहुत अच्छा जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो पढ़ाते हैं। हुँ। वो आपके पास आएगा तो आप इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं, आप एक-एक बच्चे पे फ़ोकस करेंगे कि इसमें कहाँ पे इसको मसला आ रहा है, इसका वीक पॉइंट कौन-सा है, इसमें लेकिन इम्प्रूवमेंट आप कितनी। ये भी तो देखें, 3-3 की क्लास होती है, किसी की 2-2 की क्लास है, किसी की 100 की क्लास है, उसमें कैसे इंडिविजुअल पे सर फ़ोकस ये होगा? देखिए ना ऑनलाइन में भी तो एक प्रॉब्लम नहीं, ना, नहीं। हर आदमी दूसरा तीसरा आदमी मेंटोर बना हुआ है, आपको भी पता है, जी, जी, जी। वो क्लेम कर लिया जाता है। और फिर मैंने एक और भी चीज़ देखी है, आपको आइडिया ज़्यादा होगा कि बच्चे खुद पूछते हैं फ़ॉर्मूला, कि हमें वो सवाल बता दीजिए, और फिर जल्दी-जल्दी जो आप बता रहे थे कि ये टाइम फ्रेम है, इसी में हमें तैयारी मुकम्मल करा जी, जी, दीजिए। जी। एक बंदे ने एक सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं है कभी, जी, जी। टच ही नहीं किया, जिस तरह आप आईआर की बात कर जी, लें जी। या पॉलिटिकल साइंस की जी, बात कर जी। लें, वो चाहते हैं मुझे 1 डेढ़ महीने में, 2 महीने में एक्सपर्ट बना दिया जी, जाए, तो जी। क्या ये मुमकिन है? सर यही तो मसला आ रहा है ना कि बच्चा भी फ़ास्ट है। तो उसको ऐसे ऐसे जी। किसने वो उसकी ट्यूनिंग किसने, अकेडमीज़ ने नहीं की होती? मेरे पास आप देखें ना, कई दफ़ा मुझे कॉल आती है ना कि अभी पेपर होने वाला है, मिसाल है सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का। हुँ। 10 दिन रहते हैं। जी। एक बच्चा कॉल करके कहता है सर मैं फ़ीस दे देता हूँ, कोई है तरीका इसको पास करने का? मैं कहता हूँ कोई नहीं है। क्योंकि 10 दिन में इलॉन मस्क अब वो चिप्स बना रहा है, ताकि वो फिक्स हो जाएँ, शायद उस तरीके से जी, चल मैं रही वही है। कह रहा इसके हूँ। ऊपर भी आते हैं इंशाल्लाह आगे चल के। मुझे ये बताइए कि ये जो चैट जीपीटी, जी, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, आ जी। गई है, इससे आपको लगता है कि जो टीचर्स हैं उनके लिए कोई मुश्किल होगी? क्योंकि बच्चे तो अब यूज़्ड टू हो गए हैं, उनको जो भी चाहिए वो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। जी, जी। और भी बहुत है, उसके अलावा अब तो चाइना की भी डीप सीक के नाम से जी, एक आ और गई। काफ़ी सारी आ गई हैं। तो क्या लगता है आपको कि टीचर्स के लिए आगे कितना मुश्किल हो जाएगा,
जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच्चे ज़्यादा मदद लेने लग पड़ेंगे? जी सर, टीचर का मेरा जो अपना एनालिसिस है ना, टीचर को इशू नहीं है, हुँ, क्योंकि जो एक्सपर्टीज़ है ना आपकी, वो हमेशा रहेंगी। मतलब आप देखो ना कि एक इंग्लिश का प्रोफ़ेसर है और उसकी एक्सपर्टीज़ हैं, वो चीज़ों को जिस तरह गाइड करता है, वो ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो उस तरह नहीं कर पाएगी। और दूसरा ये है कि मेरा जो मानना है कि एक ये भी तो किसी इंसान ने क्रिएट की है ना, जो हुँ। उसने कमांड्स दी हैं उसको, उसी तरह परफ़ॉर्म कर रही है। ऑथेंटिसिटी इसमें बहुत कम है। मतलब ये आप चीज़ें को करते हैं ना, मतलब ये चाहे आप देखिएगा हिस्ट्री की कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, कोई इवेंट कर रहे हैं, उसको आप किसी बुक के साथ कंपैरिज़न करेंगे तो उसमें बड़ा फ़र्क आएगा। मैंने खुद कई चीज़ें करके देखी हैं, तो फिर मैंने उसको छोड़ा है कि मैंने कहा ये चीज़ वो नहीं कर रही जो हमें चाहिए ना। हुँ। तो मामलात है उल्टा, इससे नुकसान ये हो रहा है कि जब बनी-बनाई चीज़ सर आएगी ना। सेनेट में यूज़ की जा रही है अब तो वो कह रहे हैं कि जो हमारी जुडिशरी है, जी, जी। उसमें एआई को इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि जब इतनी जगहों पे ये इस्तेमाल हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि हमारे इस सिस्टम में भी सर इसको होना चाहिए, वही वही तो एजुकेशन में बात भी? बता रहा हूँ ना कि जब आप देखो ना कि अगर और आप देखिए यूनिवर्सिटियों ने अब बड़े-बड़े बोर्ड लगा दिए हैं कि एआई फैसिलिटेटेड एजुकेशन वो दे रहे जी, हैं। उसकी सर वजह पता है क्या है? जो मेरा मानना है ना कि एआई जहाँ पे ज़्यादा मतलब फ़ायदा दे रही है, वो सोशल मीडिया की हद तक दे रही है। हुँ, हुँ। वीडियोज़ की हद तक जो दे रही है ना चीज़ें, और लोग उनको ही देख रहे हैं। मामलात हैं जो ये चीज़ कर रही है ना, इससे स्टडी में बहुत बड़ा जो है ना वो गैप आएगा। हुँ, वो हुँ। अभी नहीं लोगों को फ़ील होगा, हुँ। लेकिन जैसे-जैसे ये चलता जाएगा, लोगों ने पढ़ना ही छोड़ देना है, करना ही छोड़ देना, कोई काम नहीं उन्हें तो करना, यही बस वजह एक तो क्लिक की, उससे वो चीज़ हो गई। तो यही वजह तो नहीं बनेगी कि जो ये कहा जा रहा है कि आगे जो है जॉब्स खत्म हो जाएँगी। यानी कि एआई जो है, वो टेक ओवर करने का मतलब ये है कि जो लोग हैं वो इस काबिल ही नहीं होंगे कि वो कुछ समझ सकें, कर सकें, पढ़ना छोड़ देंगे, डिपेंडेंस बढ़ जाएगी, फिर वो वाले काम भी एआई कर रही सर होगी। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ ना, आप देखें जब स्टार्ट में मोबाइल आया था, हुँ, तो हर बंदे को ना अपने रिश्तेदारों के 10-15 लोगों के नंबर याद होते थे ज़ुबानी, ठीक है। होते थे ना जी। जी हाँ। लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ी, हर चीज़ अब अपने घर का भाई का नंबर भी नहीं याद होता। इसी तरह आप देखें कि जो एआई कर रही है, या मतलब सिस्टम जो नए आए हैं, उसमें आप देखें कि रीडिंग का बच्चा, छोटे से छोटे बच्चे को ले लें, बड़े को ले लें, स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं। क्योंकि हुँ। वो चीज़ हो ही नहीं रही है, अब वो करना ही नहीं चाहते हैं ना, जब ज़रूरत पड़ती है फौरी तौर पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और वो चीज़ आ जाती है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की एडवांसमेंट ज़रूर है, लेकिन हुँ। पेपर में जाके तो आपको लिखना पड़ेगा ना, मैं या यही तो तो फिर पेपर भी आप एआई से ही दिलवा एआई लें। से दिलवाएँ। जी, लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि जिस तरह से ये तरक्की कर रही है, हो सकता है आगे चल के जो जिन जॉब्स के लिए कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, जी, जी। वो जॉब्स ही खत्म हो जाएँ। तो वो ये भी हो सकता है, वो तो मामला हो सकता है कि हुँ। सारा कुछ ही कंप्यूटराइज़ हो जाए। अगर ये सारा कुछ होता है, जी, तो फिर तो इंसानों की ज़रूरत ही नहीं रहनी। ज़रूरत ही नहीं ठीक रहनी है है। ना जी? सही है। लेकिन अगर ये सिस्टम रहना है, या क्रिएटिविटी ख़त्म कर देंगे हम सोसाइटी से, तो फिर वैसे ब भी सर सीएसएस वाले क्या क्रिएटिविटी लेके आते हैं मतलब है कि मुआशरे के अंदर? नहीं, क्रिएटिविटी आप देखो ना सर, जो सिस्टम है, हुँ। उसमें सीएसएस में इतना ज़रूर है कि आप एक नया आइडिया हर साल कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ आप आप देते ये हैं। देखें कि सिलेबस को देख लें और ओवरऑल सिस्टम को देख लें, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है। तो आप क्या देखते हैं कि सीएसएस को ही देख लें सिर्फ। सीएसएस का जो सिस्टम है, एग्ज़ाम का सिस्टम है, आप इससे सैटिस्फाइड हैं? क्या इसमें या क्या ये रिडंडेंट नहीं हो गया है दुनिया के मुकाबले में? क्या इसमें कोई तब्दीली नहीं आनी जी, चाहिए? तब्दीली तो आनी चाहिए, लेकिन मामला ये है कि वैसे जर्नल जो है वो देखें कि आइडियाज़ के हवाले से, या पेपर जो सेटिंग है ना, उसके हवाले से तो मतलब ये है कि हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया होता है। हुँ, लेकिन जो क्लस्टर सिस्टम है, या जो बच्चों की एजुकेशन के हवाले से ना, वहाँ पे प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ, क्योंकि बच्चे की एजुकेशन है इस्लामिक वाली, हुँ, और जब वो एलोकेट हो रहा है, वो जा रहा है जनाब मतलब है कि पुलिस में। हुँ, और एक बच्चा है वो है इकोनॉमिक्स का, वो जा रहा है जनाब किसी उस हुँ, डिपार्टमेंट में जो उसके रेलेवेंट नहीं है। हुँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, और इस पे काम होना चाहिए कि ताकि जिस फ़ील्ड का बच्चा है उस फ़ील्ड में वो जाए, रेलेवेंट फ़ील्ड में ना। तो मुझे सिर्फ़ ये बता दीजिए कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि सीएसएस में क्या आप क्लस्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब आपके पास अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए आए, तो क्यों आए? आप कौन-सा ऐसा इनोवेटिव तरीके से पढ़ा रहे हैं कि जो बाकी अकेडमीज़ में नहीं पढ़ाया जा रहा? जी, एक तो जो मेरे पढ़ाने का तरीकाकार है ना, कि मैंने कभी उसको ना एक जॉब के लिए नहीं पढ़ाया। हुँ, हुँ।
मैं पढ़ाता हूँ वाइडर टर्म में, ताकि हम्म, बच्चे को ना नॉलेज आए। पहले सबसे चीज़ है कि वो डीपली जाके चीज़ों को हम्म, सीखे। हम्म, जब एक दफ़ा उसकी बेस बन जाएगी ना, तो वो चाहे फिर पीपीएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे एफपीएससी के हों, फिर वो करेगा। क्यों? आपको मैंने पहले बताया कि मैंने किसी सब्जेक्ट को पकड़ना है तो हम बहुत डीपली जाके पढ़ाते हैं। हम्म, कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ रह ना जाए ना। यही एक स्पेशलिटी है, इसी वजह से मेरा रिज़ल्ट है, क्योंकि मेरा स्टूडेंट जो है ना, जो 4 माह सही डीपली चीज़ों को कर लेता है, अल्लाह के हुक्म से वो पेपर निकाल जाता है। अगर जनरल नॉलेज की बात की जाए तो उसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप पढ़ाते हैं पूरा मैप वगैरह पढ़ाते हैं तो मुझे ये बताइए कि मिडल ईस्ट का जो एरिया है इसमें कौन-कौन से ममालिक आते हैं? और ये जो अभी कंसेप्ट चल रहा है ग्रेटर इसराइल का, जी, जी। तो मिडल ईस्ट में एरिया कौन-कौन सा है? और ग्रेटर इसराइल के नतीजे में वो कौन से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर नेतन्याहू की जो के प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के उस उनकी नज़र है? तो ग्रेटर इसराइल का मिडल ईस्ट में किन-किन जगहों पे आपको असर नज़र जी। आता है कि वो बनाना चाहते हैं? अब ये देखिएगा कि जो मिडल ईस्ट है ना जी, मिडल ईस्ट इस अंदाज में आप देखें तो इसको 2 हिस्सों में मैं डिवाइड करता हूँ। एक अरेबियन पेनिनसुला, यानी हुँ, पहले वो आएगा जिसमें एक बड़ा मुल्क है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के नीचे ना यमन और ओमान, हुँ। और ओमान के ऊपर यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, जॉर्डन और इसराइल, तो ये सब। पेनिनसुला का क्या मतलब हुआ? पेनिनसुला ये होता है कि ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके 3 साइडों पे पानी हो। जैसे हुँ, हम इसको ना बोलते हैं जज़ीरा नुमा। आपको हुँ, पता है ना, हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे जज़ीरा नुमा अरब। हुँ, क्योंकि एक जज़ीरा होता है जिसके चारों तरफ पानी हो ना, हुँ, तो इसके 3 साइडों पे होता है। हुँ। अब इसके ऊपर अगर आप देखें तो लेबनान और सीरिया, टर्की, आर्मीनिया, जॉर्जिया और अज़रबैजान और ईरान, ठीक। इस सारे को अगर इसमें दूसरी तरफ कुछ जो जुग्राफिया दान है वो उधर से इजिप्ट और सूडान को भी डालते हैं मिडल ईस्ट मिडल में। ईस्ट में, ठीक है। समझ आ गई जी। अब ग्रेटर इसराइल की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसका बता दूँ कि इसराइल जो है ना, इसका मतलब क्या है इसराइल का ना? हुँ, हुँ, आपको पता है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था इसराइल। उसका मतलब है खुदा का बंदा। तो खुदा के बंदे की नस्ल चली तो वो बनी इसराइल हो गई, हुँ, और वो यहाँ पे जब आबाद हुए तो इसको इसराइल बोलते हैं। इसराइल की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, क्योंकि आपको पता है सबसे पुरानी कौम अगर जो अभी एग्ज़िस्ट कर रहे हैं वो ये बनी इसराइल वाले ही हैं। हुँ, तो बनी इसराइल जो थी यहाँ पे आबाद थी। अगर आप दूसरा सिपारा पढ़े ना तो उसके एंड पे ना मामलात होते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम 1300 बीसी में ना ये रेड सी को क्रॉस करके तो गए थे ना सिनाई पेनिनसुला में। हुँ, तो वहाँ पे आपको पता है मनो सलवा भी उतरा था, और इन पे बादलों का साया भी, यानी पहले सिपारे में अल्लाह ताला कहते हैं मैंने बनी इसराइल पे इनाम नवाज़शात किया, किया। इन पे मनो सलवा उतारा, इन पे जनाब मैंने बादलों का साया किया जी। हुँ, तो उन्होंने अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आप ना ये फ़लस्तीन वाला एरिया जो है ना इसको फ़तह करें। हुँ, लेकिन बनी इसराइल ने इनकार कर दिया था, जिस वजह से फिर अल्लाह ने इन पे मुख्तलिफ कौमें मुसल्लत की। बख्त नसर आया ईरान का बादशाह, उसने इधर इनको तबाही कर दी ना जी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ना जी दोबारा एक नबी हैं यहाँ पे ना, उनको बोलते हैं शमुएल अलैहिस्सलाम। उनको अल्लाह ने ना मिसाल हुक्म दिया, तो इन लोगों ने उस वक़्त रिक्वेस्ट की कि हमारा कोई लीडर आप बनाएँ। तो उन्होंने तालूत को इनका लीडर बनाया था। अगर दूसरा सिपारा अगर देखें ना तो उसमें ये ज़िक्र है तालूत और जालूत की जंग हुई है। हुँ, तो तालूत ने जंग की थी, उस जंग में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हिस्सा लिया था, और उन्होंने पत्थर मारा था जिससे जालूत मर गया था। हुँ, हुँ, और जालूत के मरने के बाद तालूत बादशाह बना, और तालूत जो है उसने अपनी बेटी का रिश्ता हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया। तो वहाँ पे फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बने, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर इनका एक सिलसिला चला। ये कौम इधर आबाद थी, लेकिन आपको पता है कि 637 में ना जी, ये हज़रत उमर के दौर में बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ है। हुँ, आपको हुँ, पता है ना, मदीना के अंदर भी 3 ट्राइब ज्यूज़ थे। ये बनु नुज़ैर है, बनु कैनुका है, बनु कुरैज़ा है। हुँ, पहले सरकार ने इनके साथ मिसाक मदीना किया था। फिर आपको शाबाश! पता है कि 2 हिजरी में बनु कैनुका को निकाल दिया गया, 3 हिजरी में बनु नुज़ैर को, फिर 5 हिजरी में ये बनु कुरैज़ा वाले निकले। ये यहाँ से खैबर चले गए थे, और खैबर में फिर 7 हिजरी को आपको पता है फ़ातेह खैबर हज़रत अली हैं। वहाँ से इनको निकाला तो ये बैतुल मुक़द्दस शिफ्ट हो गए। फिर 637 में हज़रत उमर ने यहाँ पे जो है अटैक किया था, और इनको यहाँ से निकाला। मकसद है कि इनका ओरिजिनल मुल्क ये है, फ़लस्तीन जो है ना, ये इसराइल जो है, ये असल में जो है वो ज्यूज़ का ही है स्टार्ट जो है। हुँ, हुँ, लेकिन मुसलमान यहाँ आबाद हो गए। 1099 में ये जो बैतुल मुक़द्दस है ना, इस पे क्रिश्चियन काबज़ हो गए थे। आपको पता है ये सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है ना जी,
उससे पहले का इमादुद्दीन जंगी और नूरुद्दीन जंगी का दौर है जी। तो ये काबज हुए, क्रूसेड स्टार्ट हो गई। फिर ये चलती रही, तो 1138 में सलाहुद्दीन पैदा हो रहा है, और 11 जो है ना जी, ये आप कह सकते हैं 1187 में, यानी कि 1187 में ना जी यहाँ पे फतह कर लिया था किसने, सलाहुद्दीन ने। और फिर ये मुसलमानों के पास चलता रहा, और ये आखिर में जाके 1948 में जो है ना 14 मई 1948 दुनिया के नक्शे पे दोबारा ज्यूज आबाद हुए हैं। ज्यूज को आबाद करने वाले वर्ल्ड वार 1 की वजह से ये यहाँ पे आबाद हुए हैं, क्योंकि यूके ने इनके साथ एक एग्रीमेंट किया था 1917 में, बेलफोर्ड अकॉर्ड, ठीक है ना। उसकी वजह से इन्होंने इनको वादा किया था कि जंग के बाद हम आपको यहाँ पे आबाद करेंगे, और वही कमिटमेंट अभी तक चली आ रही है। अब ग्रेटर इसराइल की बात, सेकंड वर्ल्ड वार नहीं, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 1 ओटोमान नहीं, एम्पायर। इनकी जो यहाँ पर वो हुई है वो तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद हुए ना मामलात आप देखें, 1917 में बेलफोर्ड हुआ था। बेलफोर्ड में इन्होंने यही कहा था ना कि जंग, जब आप देखें ना कि बेलफोर्ड से पहले अगर एक देखें 1916 में एक मुआहदा हुआ था साइस पिकॉट के नाम से। वो मुआहदा जो है उसमें फ्रांस और यूके ने मुआहदा किया था कि जंग के बाद हमें ओटोमान एम्पायर के कौन कौन से इलाके मिलेंगे। तो लबनान और सीरिया मिला था फ्रांस को, इराक, जॉर्डन और ये फ़लस्तीन वाला मिला था यूके को। तो यूके ने पूरी दुनिया से ज्यूज़ को उठा उठा के यहाँ पे आबाद करना शुरू किया, और ज्यूज़ के पास पैसे बहुत थे, इन्होंने, अरब गरीब थे, तो अरबों को क्या किया जी, उनकी ज़मीनें ख़रीदना शुरू की थी। ज़मीनों का रेट अच्छा दिया, अरबों ने बेचना शुरू कर दी। जब 50% बेच दी, बाकी पे इन्होंने कब्जे शुरू कर दिए। उस वक्त जब पता चला अरबों को, यानी फ़लस्तीनियों को, हम तो ट्रैप में आ गए जी। लेकिन उस वक्त इन्होंने अनाउंस कर दिया दुनिया में कि हमारा ये मुल्क है जी। और मामला ये हो गया कि अब वक्त के साथ साथ इसराइल ग्रेटर प्लानिंग में जा रहा है। पहले छोटा था इसराइल, लेकिन वक्त के साथ आप देखें 48 में जंग हुई, अरब इसराइल वार, तो इसराइल और बड़ा हो गया। फिर जो 67 में 6 डे वार हुई, इसराइल और बड़ा हो गया। 73 में वार हुई, और बड़ा, ठीक है ना जी, और बड़ा हो गया। तो मिस्र के इलाके ले लिया जी, उसके बाद आपको तो है ना, वो तो 67 में ले लिए थे ना, शाम के साथ अभी जो गोलान हाइट्स, आप देखो ना, गोलान हाइट्स भी अब आगे चला गया जी, आगे चला गया ना। गोलान हाइट्स भी इसने ले ली 67 में। जॉर्डन की एक पोर्ट थी, उकबा पोर्ट, वो भी ले ली। सिनाई पेनिनसुला इसने इजिप्ट का ले लिया। ये अभी भी वो प्लानिंग यही कर रहा है, क्योंकि आप देखें कि मिडल ईस्ट में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आने देता। आपको पता है मिस्र में 2000 जो है ना वो आई थी, ये 12 में गवर्नमेंट आई थी मोहम्मद मुर्सी की, इख्वान अल मुस्लिमीन। वो क्यों गिराई गई? उसकी वजह ये थी कि वो एंटी इसराइल था। अब जो अब्दुल फातिह अल सीसी को रखा गया, ये प्रो इसराइल है। आपके सामने ये गजा वाली वार में उसने बॉर्डर नहीं खोला फ़लस्तीनियों के लिए, लेकिन जब ईरान ने मारा है तो उसने बॉर्डर खोल दिया उनके लिए। तो मामला ये है कि वो इस खित्ते में चाहता है कि एक तो स्टेबल गवर्नमेंट ना आए, और जो आए वो प्रो इसराइल हो। बशार अल असद की गवर्नमेंट ख़त्म करने का भी यही वजह थी, क्योंकि बशार अल असद जो है वो एंटी इसराइल और प्रो ईरान और प्रो रशिया था। उसकी गवर्नमेंट ख़त्म की गई। मुअम्मर कज़ाफ़ी, आपको पता है लिबिया में, उसको इनको ख़तरा रहता था उससे। सदाम हुसैन से इनको ख़तरा रहता था। तो जहाँ जहाँ इनको ख़तरा लगता है, ये उसको पहले गवर्नमेंट चेंज करते हैं। अब कोशिश इनकी है कि ये एक्सपेंड करें, और ये एक्सपेंड कहाँ कहाँ करेंगे, इनका दिल है हम ना मिस्र से ले के ना, मिस्र को भी साथ करें, लबनान, सीरिया वाला एरिया, जॉर्डन पूरा, इवन इराक के इलाके, और काफ़ी सारा एरिया जो है वो सऊदी अरेबिया का भी, ये इस एरिया में एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो उनकी पॉलिसीज़ चल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है, क्योंकि रोकने वाला तो है कोई नहीं। अरब वर्ल्ड में तो ऐसा कोई नहीं है कि जो उनको रोके। और जो ईरान की भी जंग रुकी है ना, लोग समझते हैं कि ईरान जो है ना वो जंग रुक गई, ईरान ने उनको बहुत तबाही कर दी। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा सा पाज आया है। जो मेरा अपना एनालिसिस है ना, उसमें ये आया है क्योंकि ईरान में जंग की वजह से यूनिटी ज़्यादा हो गई थी, और वो चाहते हैं कि थोड़ा टाइम गुजरे, हम कोई ऐसा मामला करें कि जो ये अल इत्शी गवर्नमेंट है ना, इसके बारे में लोग ईरान के जो है ना वो मुतनफ़र हों। जो रज़ा शाह पहलवी का पोता है ना, उसको वो एंटर करना चाहते हैं किसी तरीके। वो तो उनका कामयाब नहीं हो नहीं, अभी नहीं हुआ ना, इस वजह से रुक गए हैं ना। अब वो चाह रहे हैं कि थोड़ा अरसा गुजरे, क्योंकि वजह होती है सर के जंगों में ना, अगर आप थोड़ा सा फील करें, जब मंगोल अटैक हुआ था ना बगदाद पे, उससे थोड़ा सा पहले ना हलाकू खान ने बंदा भेजा था बगदाद।
हुआ ये कि वहाँ पे उसने कहा कि पहले एनवायरनमेंट चेक करो, लोगों की यूनिटी कैसी है ना। तो वो ना बंदा जाता है बाज़ार में, तो एक दुकानदार से ना खरीदना चाहता है चीज़ें। हुँ, वो खरीदता रहता है, तो कुछ चीज़ें खरीद लेता है, दुकानदार उसे मना कर देता है, कहता है भाई मैं और नहीं तुझे चीज़ें बेच सकता। वो कहता है क्यों? उसने कहा यार मेरी जितने तूने चीज़ें खरीद ली हैं, मेरी दिहाड़ी लग गई है। हुँ, हुँ, मैं चाहता हूँ मेरे साथ वाले जो दुकान है ना, इस भाई से भी कोई तू कुछ चीज़ें खरीद ले, ताकि उसका भी दिन गुज़र जाए। हुँ, तो उसने जाके वापस बताया, उसने कहा जी जितनी उनमें यूनिटी है ना, अभी अटैक करेंगे तो तबाही हो जाएगी। हुँ, फिर कुछ साल वेट किया गया, फिर बंदा भेजा गया और फिर चेक किया गया, तो जिस तरह आज हमारे यहाँ नफ़्सा-नफ़्सी का आलम है ना, हम चाहते हैं हर बंदा दूसरे बंदे को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। ये सिचुएशन आ गई। अब देखो ना, वकील के पास आप चले जाते हैं तो कहते हैं जी मैं पहले वकील फलाँ के पास गया था, तो पता है वकील साहब क्या कहते हैं? तूने बड़ा अच्छा किया यार, तू मेरे पास आ गया, वो तो चोर है। हुँ, इसी तरह डॉक्टर आपको पता है एक-दूसरे को चोर कहते हैं, इसी तरह पीर जो हैं वो एक-दूसरे को चोर कहते हैं। तो ये सिचुएशन जब आई उस वक़्त अटैक हुआ। तो ये गोरे बड़े तेज़ लोग हैं, ये अब सिचुएशन को चेंज करेंगे, कोई ऐसा कारनामा, ऐसा कोई इवेंट हो जाएगा जिससे जो अहल-ए-तशी गवर्नमेंट है, क्योंकि आपको पता है आयतुल्ला जो ख़ामनाए हैं, इनका मतलब है ना जी, अली ख़ामनाई जो है, इनका मामला ये आ रहा है कि इनकी मोहब्बत, यूनिटी बहुत ज़्यादा ईरान में थी। हो सकता है कुछ अरसा वेट कर लें, क्योंकि ये बाबा जी हैं, बूढ़े हो चुके हैं। ये अगर अल्लाह की तरफ चले गए, तो हो हुँ, सकता है नई लीडरशिप जो है वो उस तरह यूनिटी ना बरकरार रख ना रख सके। सके। समझ आ गई ना? जी, तो वहाँ पे ये फिर अटैक तो हुआ। ये आपका एनालिसिस है ग्रेटर इसराइल के हवाले से और तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर कोई सिटिंग होगी। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। हमारा जो ये प्रोग्राम था, इसका मकसद ये था कि सीएसएस कर रहे हैं जो लोग, कंपटीशन का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहले वो अपनी खुद असेसमेंट ज़रूर करें। उनको पता होना चाहिए कि ये भेड़-चाल में ना लग जाएँ या फिर इसको रैट रेस में लगने से पहले किसी से अपनी असेसमेंट कराएँ, खुद अपनी असेसमेंट करें कि वेदर दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस और नॉट। और सिर्फ़ अकेडमी में पढ़ने से आप 3-4 महीने लगाने से आप इस एग्ज़ाम को नहीं कर सकते। उसका एक तरीक़ाकार है। उसकी सबसे पहले आपको अपनी असेसमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसमें जा सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत से फ़ील्ड हैं जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। तो आज के हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान थे, उन्होंने बड़ा खुलकर इस पे ऊपर तफ़सील से बात की। थैंक यू सो मच सर कमिंग टू द शो।